मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक जर्मन कॉमेडी फिल्म लुक हूज बैक का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में फुहर हिटलर केपेल नाम के एक व्यवहार कोच के साथ है। केपेल को लोगों के अभिवादन के हाव भाव से हिटलर अपनी असहमति व्यक्त करता है। वह शिकायत करता है कि हालांकि नाज़ी सलामी पुराने जमाने की है, लोगों को कम से कम कलाई तक हाथ उठाने और सम्मान दिखाने की जरूरत है। फिर वह बताता है कि उसने अपनी मिट्टी को अपवित्र करने वाले दुश्मन की नींव को नष्ट करने के लिए मानवीय रूप से हर संभव प्रयास किया है। वह जर्मनी के अस्तित्व और खुद वहां होने पर हैरान है। अगले दृश्य में वह कहीं जमीन पर उठता है और आकाश की ओर देखता है। दुश्मन के विमान गायब हैं और वह अनुमान लगाता है कि दुश्मन आराम कर रहे होंगे। अचानक एक गेंद उसकी ओर आती है और रुक जाती है। वह खुद को उठाता है और बुश के सामने एक इमारत की ओर बढ़ता है। उसके बाद 3 छोटे बच्चे उससे सवाल करते हैं कि क्या वह ठीक है। हिटलर उन्हें देखता है और सोचता है कि वे राष्ट्र का भविष्य हैं। फिर वह उनसे सड़क का रास्ता पूछता है। उस पल में एक रिपोर्टर फैबियन बच्चों को अपने कैमरे से फिल्मा रहा है। स्क्रीन के दूर किनारे पर हिटलर दिखाई देता है। वह अपनी सेना की टोपी उठाता है और खुद से कहता है कि उसे फ्यूहर बंकर में जाना चाहिए। हिटलर सड़क पर आता है और मोनोव्हील बाइक की सवारी करने वाले लोगों को देखकर चकित रह जाता है। वह देखता है कि लोग उसे अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और सोचता है कि हालांकि युद्ध का मलबा चला गया, लोग पागल हो गए हैं। फिर वह अपने हाथ से एक आधुनिक कार छूता है और खुद से सवाल करता है कि क्या वह कोमा में था और जीत से चूक गया। उसे पता चलता है कि वह अपनी स्थिति से पूरी तरह जानकार नहीं है और खुद को सचेत करता है। फिर वह एक आदमी से चांसलर के स्थान के बारे में पूछता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके साथ एक तस्वीर के लिए कहता है। जब लोग बारी बारी से तस्वीरें लेने के लिए उसके पास आते हैं तो वह कैमरे की फ्लैश से परेशान होता है। अपने पास की असामान्य घटनाओं से भ्रमित होकर वह निष्कर्ष निकालता है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। हिटलर दूर जाकर देखता है कि एक महिला अपने फोन पर जर्मन में बोल रही है। वह करीब आता है और उससे वर्तमान तारीख पूछता है, लेकिन महिला घबरा जाती है और उसकी आंखों पर स्प्रे कर देती है। हिटलर दर्द में रोता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है। वह ठोकर खाता है और पास की एक अखबार की दुकान में जाता है। वह कागज पर लिखी तारीख 3 अक्टूबर 2014 देखकर चौंकता है और जमीन पर गिर जाता है। कहीं और एक टीवी स्टेशन के बॉस कार्नर ने क्रिस्टोफ की डिप्टी हेड के रूप में उसके कार्य के लिए प्रशंसा की। वह एक उच्च समाधान का प्रस्ताव करता है, लेकिन उसके बजाय बेलिनी नामक एक अन्य कार्यकर्ता की प्रबंध निदेशक के रूप में घोषणा करता है। इससे क्रिस्टोफ हैरान और असंतुष्ट है। वह अपने कार्यालय में फैबियन नामक एक संघर्षरत फिल्म निर्माता पर गुस्सा निकालता है। फैबियन के समझाने की पूरी कोशिशों के बावजूद उसे गार्डों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में हिटलर दुकान पर उठता है और मालिक से तारीख पूछता है। वह पुष्टि करता है कि यह वास्तव में 2014 है। भ्रमित हिटलर सवाल करता है कि क्या दुकानदार ने उसका अपहरण कर लिया है और यह सब एक चाल है। क्या यह दुश्मन की गुप्त सेवा का खेल है। वह दुश्मन के लिए काम करने पर दुकानदार को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन दुकानदार उसे चॉकलेट बार देता है। हिटलर ने काफी मशक्कत के बाद उसे खोला और सूंघा। वह इसे औद्योगिक रूप से तैयार अनाज कहता है और दुकानदार से सवाल करता है कि क्या अभी भी रोटी की कमी है। दुकानदार हिटलर को एक अभिनेता समझकर पूछता है कि क्या वे कहीं आसपास एक फिल्म बना रहे हैं। दुकानदार कहता है कि वह बिल्कुल फ्यूहर जैसा दिखता है, जिस पर हिटलर जवाब देता है कि वह फ्यूहर ही है। उसके बाद हिटलर तुर्की का अखबार देखकर पूछता है कि दुकानदार के पास स्टीमर या पेंजर अखबार है। दुकानदार कहता है कि उसके पास तुर्की के ज्यादा ग्राहक हैं। बर्लिन में तुर्की लोगों की मौजूदगी से हिटलर हैरान है। फिर वह अखबार से जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है। पढ़ते समय वह जानता है कि उसने अतीत में युद्ध नहीं जीता था और जर्मनी को एक अनाड़ी महिलाओं के हाथों में दे दिया गया है। वह पोलैंड के अस्तित्व पर शोक व्यक्त करता है और युद्ध को कुल बर्बादी के रूप में समझता है। इस बीच फैबियन दुखी है कि उसे निकाल दिया गया था और फुटबॉल के बारे में अपने वीडियो रिपोर्टिंग को देखता है। चिंता मत करो फैबियन, 1-2 साल में तुम्हें यूट्यूब पर नौकरी मिल सकती है, उसकी मां उसे शांत करती है और हिटलर को पीछे देखते हुए उसे वीडियो को रोकने के लिए कहती है। फैबियन हिटलर के समान दिखने वाले व्यक्ति की खोज से खुश है। दुकान में दुकानदार हिटलर से अखबार को एक तरफ रखने और बाहर खड़े होने के लिए कहता है। हिटलर काम करने के लिए कहे जाने पर अड़ जाता है। दुकानदार ने हिटलर को बदबू की वजह से अपने कपड़े साफ करने का सुझाव दिया। फिर वह लॉन्ड्री जाता है और उन्हें अपनी वर्दी साफ करने के लिए कहता है। हिटलर पूछता है कि क्या उनके पास दूसरी वर्दी है, क्योंकि वह नग्न नहीं चल सकता। हिटलर यह नहीं समझता कि वह अब आधुनिक जर्मनी में है और नग्नता कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर जीन्स और स्वेटर के साथ वापस दुकान जाता है। फैबियन किसी तरह उसे ढूंढने में कामयाब हो गया और दुकान में उसका इंतजार कर रहा है। हिटलर पर एक नजर डालने के बाद वह हैरान रह जाता है। फैबियन हिटलर से पूछता है कि क्या वह आधुनिक जर्मनी से गुजरते हुए उसे फिल्मा सकता है। हिटलर सहमत होता है। फैबियन अपनी मां से कुछ नकद और एक कार लेता है और हिटलर के साथ यात्रा शुरू करता है।
दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां हिटलर टेलीविजन देखकर खुश होता है। फिर उन्होंने राजनीति के बारे में बात करने का फैसला किया। फैबियन की प्रस्तुति में वह लोगों से राजनीति पर उनके विचार पूछते हैं। इंटरव्यूज के बाद हिटलर ने पाया कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान लोगों पर लोकतंत्र का कम प्रभाव था। वह लोगों में असंतोष और दबा गुस्सा का निरीक्षण करता है जो उसे 1930 के दशक की याद दिलाता है, जब लोगों के समान विचार थे लेकिन राजनीतिक मोहभंग शब्द नहीं था। लोग हिटलर को देश में अप्रवासियों की समस्या के बारे में बताते हैं, जिससे हिटलर को अपनी नस्लीय श्रेष्ठता के विचार को बढ़ावा मिलता है। बाद में फैबियन ने हिटलर से उसकी अनोखी मूंछों के बारे में पूछा। हिटलर ने जवाब दिया कि उसने अपनी मूंछों को ऐसे आकार में काट दिया जो गैस मास्क पर फिट बैठती है। दोनों एक खेत पहुंचते हैं जहां हिटलर को एक कुत्ते ने काट लिया। वह गुस्से में कुत्ते को गोली मार देता है। फैबियन ने उसे डांटा और उसकी बंदूक जब्त कर ली। आगे दौरे में फैबियन के पास नकदी खत्म हो जाती है, लेकिन वह एक योजना बनाता है और राहगीरों को हिटलर द्वारा उनके स्केच बनाने के लिए मनाता है। हिटलर को अंततः अपने रचनात्मक पक्ष का प्रदर्शन करने और व्यंग्यात्मक चित्र बनाने के लिए मिलता है, जिसके लिए लोग उसे पैसे देते हैं। पर्याप्त धन इकट्ठा करने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। शहर में वापस फैबियन ने क्रिस्टोफ को हिटलर का एक क्लिप दिखाया। वीडियो के बहुत सारे व्यूज हैं क्योंकि फैबियन ने इसे इंटरनेट पर अपलोड किया है। क्रिस्टोफ वीडियो बड़ी संख्या में देखे जाने से प्रभावित हैं। वह फैबियन से हिटलर का नाम और नंबर मांगता है। उससे मिलने के बाद क्रिस्टोफ को हिटलर के पागल होने का संदेह है और फैबियन को उसे अपने कार्यालय से दूर ले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले हिटलर निर्देशक के कार्यालय में प्रवेश करता है और उसे जर्मनी को अपने साथ बचाने के लिए कहता है। इस विचार में रुचि रखते हुए बेलिनी ने उससे योजना के बारे में पूछा। वह जल्दी से अपने सहायक से द फ्यूहर के प्रसारण के लिए एक उचित टीवी प्रारूप तैयार करने के लिए कहती है। हिटलर के विचार को सुनकर फैबियन ने क्रिस्टोफ को धमकी दी कि वह उसे नौकरी वापस दे, अन्यथा वह हिटलर को ले जाएगा। यह सुनकर क्रिस्टोफ उसे एक ऑफिस बॉय बना देता है और उसे प्रमोशन देने का वादा करता है जब एक नया संपादकीय पद खुलाएगा। कुछ समय बाद हिटलर को टीवी स्टूडियो में एक टेबल दी जाती है। क्रिस्टोफ ने क्रोनमेयर को कंप्यूटर के उपयोग में हिटलर की मदद करने के लिए बुलाया। हिटलर अपने दिनों के कंप्यूटरों को याद करता है और इन्हें सबसे महान आविष्कार में से एक मानता है। क्रोनमेयर हिटलर को ईमेल करने के लिए साइन अप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाम पहले ही लिया जा चुका है। हिटलर दूसरों के नाम को चुराने के लिए गुस्सा करता है और उसे न्यूरिच चांसलर नाम का उपयोग करने के लिए कहता है। क्रिस्टोफ ने हिटलर को एक लाइव कॉमेडी शो भोआ ड्यूड पर रखने की योजना बनाई है। वह अभी भी नाराज है क्योंकि बेलिनी को उसके बजाय प्रमोशन मिला और वह उसके लिए परेशानी पैदा करना चाहता है। वह यहूदियों के बारे में व्यंग्यात्मक चुटकुलों के माध्यम से नस्लवाद को बहस में लाने और हिटलर को बाहर निकालने का इरादा रखता है। शो शुरू होता है और वेट्स एगमैन मेजबान हिटलर को मंच पर बुलाता है। दर्शक हिटलर की उपस्थिति के बारे में फुसफुसाते हैं, लेकिन जब हिटलर दर्शकों को देखता है तो हॉल पूरी तरह से खामोश हो जाता है। हिटलर जल्द ही चुप्पी तोड़ता है, लेकिन पंक्तियों को स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं पढ़ता। वह बताता है कि उसे अप्रवासियों के बारे में एक चुटकुला सुनाना है, लेकिन वह ऐसा नहीं करने जा रहा है। उसका कहना है कि टीवी इंसान का एक बड़ा आविष्कार है, लेकिन प्रसारित होने वाले शो बकवास है। वह गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर प्रकाश डालता है और भविष्यवाणी करता है कि देश के लोग बिना ध्यान दिए नरक की ओर बढ़ रहे हैं। हिटलर इसके खिलाफ तब तक लड़ने की कसम खाता है जब तक कि वह उन पर काबू पाने में सफल नहीं हो जाता। हर कोई उसके विचारों को पसंद करता है और उसके लिए ताली बजाते हैं। हिटलर की लोकप्रियता को देखकर मेजबान एगमैन ईर्ष्यालु हो जाता है। बेलिनी ने क्रिस्टोफ से हिटलर को हर शो में प्रसारित करने के लिए कहा। क्रिस्टोफ अपनी योजना के विफल होने के कारण हताश है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि हिटलर कई टीवी शो में इंटरव्यू देता है और कहता है कि उसका मकसद जर्मनी को फिर से महान बनाना है। उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ती है और वे कई लोगों और पार्टी के नेताओं से मिलता है। वह अपने विचारों से उन सभी को आकर्षित करने लगता है। एक दिन हिटलर और फैबियन बर्लिन में एनपीडी मुख्यालय जाते हैं। वह एनपीडी के संघीय अध्यक्ष ओलाफ बर्न को बुलाता है और उससे पूछता है कि उसके कारण अब तक क्या हासिल हुआ है। हिटलर उसे डांटता है और कहता है कि उसने काफी समय बर्बाद किया है और उनके कारण आंदोलन दशकों से रुका है। टीवी स्टूडियो में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के आने पर क्रिस्टोफ खुश हो जाता है। उन्होंने समझाया कि वे यहाँ घृणा कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाने की शिकायत पर आए हैं। बेलिनी पूछती है कि उन्हें क्या करना है। फिर जल्दी से क्रिस्टोफ कहता है कि उन्हें फ्यूहर शो को रद्द करने की आवश्यकता है। डीए का कहना है कि वे प्रसारण चालू रख सकते हैं। बेलिनी राहत की सांस लेती है, जबकि डीए के जाने के बाद क्रिस्टोफ नकली मुस्कान रखता है। कोहलमेयर ने क्रिस्टोफ को एक पत्र सौंपा जिसमें हिटलर ने पहले अपनी यात्रा में जिस कुत्ते को गोली मारी थी उसका भुगतान है। क्रिस्टोफ ने खुशी से पत्र प्राप्त किया, यह सोचते हुए कि यह परेशानी पैदा करने का एक तरीका हो सकता है। इसके बाद हिटलर को एक टीवी कार्यक्रम में रखा जाता है जहां उससे युद्ध में उसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हिटलर जवाब देता है कि वह लोगों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन इंटरव्यूअर उसे बताता है कि उसके सभी कार्यों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वह उसे कुत्ते को गोली मारने की क्लिप दिखाता है। वीडियो दर्शकों को परेशान करता है। हिटलर गुस्से में है और धमकी देता है कि वह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा।
वह आगे कहता है कि वह उनके स्टूडियो को टैंकों के लिए पार्किंग स्थल में बदल देगा। इंटरव्यू के बाद लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को देखकर क्रिस्टोफ खुश होता है। बेलिनी को निकाल दिया जाता है और क्रिस्टोफ को नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद हिटलर फैबियो के घर जाता है और उसके साथ रहने लगता है। वह नीति द्वारा लिए गए मार्ग पर हंसता है और अपनी दूसरी पुस्तक लिखना शुरू करता है। किताब जल्द ही बाजार में आ जाती है। 3 महीने बाद टीवी स्टूडियो में एक बैठक में कंपनी को हुए भारी नुकसान पर चर्चा की जाती है। क्रिस्टोफ का मानना है कि सिगमैन शो उन्हें वापस पटरी पर लाएगा, लेकिन एक कर्मचारी ने उसे सूचित किया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। क्रिस्टोफ तनावग्रस्त है और कर्मचारियों पर पागल हो जाता है। कर्मचारियों में से एक ने हिटलर को वापस लाने का सुझाव दिया, जिसमें क्रिस्टोफ रुचि दिखाता है। वह फिर से हिटलर की तलाश करता है और फैबियन को प्रस्ताव देता है कि वह उस फिल्म में 1 मिलियन का निवेश करेगा, जिसकी शूटिंग फैबियन और हिटलर कर रहे हैं, यदि वे उन्हें अपने टीवी स्टेशन पर फिल्म प्रसारित करने देते हैं। हिटलर और फैबियन क्रोनमेयर के घर आते हैं, जहां उसकी दादी हिटलर को पहचान लेती है। वह कहती है कि हिटलर ने सभी लोगों का गला घोंट दिया और उन्हें मार डाला। वह उसे अपराधी कहती है और बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। कार में हिटलर ने कहा कि वह क्रोनमेयर के यहूदी होने पर हैरान है। वह यहूदियों को इंसानों से कम कहकर उन्हें नीचा दिखाने लगता है। फैबियन हिटलर की हरकतों और उसकी बातों से निराश होता है। वापस सेट में फैबियन ने हिटलर को पूछा कि वह कैसे उस जगह पर पहुंचा। वह हिटलर से पूछता है कि जंगल में गेंद लुढ़कने से पहले क्या हुआ था, लेकिन हिटलर को कुछ याद नहीं है। रात में हिटलर सेट से बाहर चला जाता है और कुछ ठगों से घिर जाता है। वे उसे जर्मनी वापस लेने का कारण कहते हैं और उसके चेहरे पर एक जोरदार प्रहार करते हैं। हिटलर आंखें खोलता है तो वह खुद को बेलिनी के सामने एक अस्पताल में पाता है। उसी समय फैबियन उस वीडियो के फुटेज देखता है जिसे उसने लड़कों और फुटबॉल के बारे में कैप्चर किया था। वह करीब से देखता है और पाता है कि हिटलर वहीं से उठा था जहां वह पहले लेटा हुआ था। इससे फैबियन चकित हो जाता है। वह उस स्थान पर जाता है और उस स्थान को फ्यूहर के बंकर का ऐतिहासिक स्थान बताते हुए एक बोर्ड पाता है। फैबियन अस्पताल जाता है, लेकिन हिटलर वहां नहीं है। बेलिनी कहती है कि वह शूटिंग के लिए जा रहे हैं। फैबियन ने खुलासा किया कि वह असली एडोल्फ हिटलर है, लेकिन बेलिनी उस पर विश्वास नहीं करती है। फैबियन गुस्सा हो जाता है और अपनी बात को पागलों की तरह समझाने की कोशिश करता है। गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। फैबियन फिर सेट पर पहुंचता है और हिटलर पर बंदूक तानता है। हिटलर बताता है कि जब उससे उसकी पहचान के बारे में पूछा गया तो उसने कभी किसी और होने का दावा नहीं किया। फैबियन का कहना है कि हिटलर अपने प्रचार से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जिसका हिटलर जवाब देता है कि लोगों ने एक ऐसा नेता चुना जिसने 1933 में अपने पूरे विचार को खुलकर साझा किया। फैबियन हिटलर को अपनी बंदूक के साथ इमारत की छत पर ले जाता है। वह उसे घेरता है और उसे राक्षस कहता है। बदले में हिटलर कहता है कि आम लोगों ने एक असाधारण व्यक्ति को चुना और देश का भाग्य उसे सौंप दिया। वह बताता है कि लोगों ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उनके दिल में वही सिद्धांत हैं। क्रोधित फैबियन ने हिटलर को गोली मार दी, जिससे वह इमारत से गिर गया। जल्द ही फैबियन हिटलर की आवाज सुनता है जो कहता है कि कोई भी जर्मन उससे छुटकारा नहीं पा सकता है, और हिटलर, जिसे अभी अभी नीचे फेंका गया था, फिर से ठीक पीछे दिखाई देता है। तभी बेलिना स्टूडियो में एक कट के लिए कहती है और हर कोई शूटिंग के लिए चीयर करता है। पता चला कि यह सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग थी और एक दूसरा अभिनेता फैबियन की भूमिका निभा रहा था। हिटलर ने तब सभी से उन साथियों को याद करने को कहा जो उनके साथ अब नहीं थे। कहीं और मानसिक वार्ड में फैबियन को देखकर क्रोनमेयर रो रही है। फिल्म हिट होने के बाद हिटलर और बेलिना लोगों को ऑटोग्राफ और इंटरव्यू देने में लगे हुए हैं। जैसे ही वे कार से गुजरते हैं, सड़क पर लोग हिटलर के दीवाने लगते हैं और सम्मान के साथ उसका अभिवादन करते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।